हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। मैं देव सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डॉल विद देव सर पर, जिसका केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको घर बैठे इस लॉकडाउन भरे समय में आपको एक अच्छी से अच्छी तैयारी मिल सके और आपको घर से बाहर निकले बिना ही संपूर्ण विश्व की जानकारी, संपूर्ण विश्व से संबंधित प्रश्न आपको कराए जाएँ। तो जो हमने एक मुहिम चला रखी है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर करा भी दिए हैं और आज कुछ टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उसमें आपको एक लिंक मिलेगा इन वीडियो से संबंधित। तो ये सभी वीडियो उस लिंक से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आज के देख लेते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से संबंधित सारे प्रश्न जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, वो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। वहीं हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने कमेंट ज़रूर दें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है और भी किसी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। और इसी को कर्तव्य मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। साथ ही साथ आपको बता दें, जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर है उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर से आप जाकर देख सकते हैं यदि वीडियो आपने नहीं देखी हो। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रक्रिया, संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, वो सारी वीडियो हमने बनाकर डाल दी है। संविधान से कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो कोई सा भी भाग हो। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपनी वीडियो पर, क्या कुछ आज हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जी के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाने वाले होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति ही। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, और उनका यदि मंत्रिमंडल चाहे तो वो जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार तथा लोकसभा को आहूत करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति जी के पास होता है। ये हम पहले भी करा चुके हैं। लेकिन ये करते किसकी सलाह पर हैं, ये करते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। आगे देखते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे है, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है वो हमारे देश में रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल काफ़ी लंबा था। आगे देखते हैं, योजना आयोग जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, वे कौन से हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री जी थे जो प्रधानमंत्री जी के रूप में लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हो पाए। वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हो पाए थे। लोकसभा के बारे में पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। साथ ही साथ जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको दो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जी। तो ये सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये विश्वनाथ प्रताप जी ही थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था। देखिए, संसद में विश्वास पत्र कब रखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। सबसे कम समय तक कार्यकाल के प्रधानमंत्री जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने केवल 13 दिन अपनी सरकार चलाई थी और उनको विश्वास मत नहीं मिला था। बहुमत में आ गई थी, अल्पमत में उनकी सरकार आ गई थी और उनकी सरकार गिर गई थी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। देखिए, ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किताबों में ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए केवल एक ही जगह सारे प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आपको किताबों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। जो विशुद्ध गैर कांग्रेसी थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे देख लेते हैं, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। आगे देख लेते हैं, मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री के रूप में किस राज्य से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वो थे हमारे असम राज्य से। आगे देख लेते हैं, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये थे हमारे गुलजारीलाल नंदा जी। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी हमारे मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता होते हैं वो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ही। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे प्रश्न है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई जी। अब आगे देख लेते हैं, लगातार 2 बार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री जो लगातार रहे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, जो भारत में शासनाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये प्रश्न भी मोस्ट है। आगे देख लेते हैं आगे क्या हमारा होने वाला है। अब हम प्रश्न देखेंगे उप प्रधानमंत्री जी से रिलेटिव कौन कौन से प्रश्न, ज़्यादा इनके बारे में जिक्र है नहीं, और ये ही एकमात्र एक ऐसा पद है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। भारतीय परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है, तो वो होता है हमारा उप प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री के काल में 2 प्रधानमंत्री हुए? तो मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। वहीं देख लेते हैं, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो मैं अब बता चुका हूँ आपको कि जो उप प्रधानमंत्री पद है उसका जिक्र कहीं भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के पद पर जिन्होंने कार्य किया था। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से रिलेटिव सभी प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं जो कुछ और हमारी वीडियो में रहने वाला है, वो है हमारा महान्यायवादी के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ न्यायपालिका के बारे में हमने देखना है। तो चलिए देखते हैं। महान्यायवादी, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो कानूनी अधिकारी होते हैं वो हमारे होते हैं महान्यायवादी जी। संसद का सदस्य अथवा मंत्रिमंडल का सदस्य न होने पर संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। देखिए जो है, संसद के सदस्य न होते हुए भी और मंत्रिमंडल के सदस्य न होते भी इन दोनों में भाग ले सकते हैं, संसद में भाग ले सकते हैं। तो वो ही हमारे कौन है? महान्यायवादी जी हैं, जो जिन्हें संसद में भाग लेने का अधिकार होता है। नहीं तो संसद में कौन कौन भाग लेते हैं? तो मंत्रिमंडल के सदस्य लेते हैं या फिर हमारे संसद के सदस्य लेते हैं। आगे देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार हमारे महान्यायवादी जी को है। महान्यायवादी जी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये राष्ट्रपति जी की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति जी चाहें, जब तक कोई भी हमारे देश में जो महान्यायवादी जी हैं वो रह सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? तो ये दिया है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में है कि जी भारत में क्या होंगे? महान्यायवादी होंगे, और जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। आगे देख लेते हैं न्यायपालिका के बारे में। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो इकहरी और एकीकृत है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश की संख्या निर्धारित है? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश की संख्या होती है? एक मुख्य न्यायाधीश पर 30 अन्य न्यायाधीश। तो ये संख्या आप करेक्शन कर लेंगे, ये संख्या जो है अब बढ़ गई है, ये 33 हो गई है। जो 30 थी वो अब 33 हो गई है, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे, ये पुरानी संख्या है लिखी हुई। तो ये अब कितनी हो गई है? 33 हो गई है। आगे देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। किस संघीय क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो वो है हमारे नई दिल्ली। नई दिल्ली एक ऐसा संघीय क्षेत्र है, एक ऐसा प्रांत है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है। अन्यथा किसी भी संघीय क्षेत्र, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका किसी का अपना न्यायालय नहीं है।
जिला स्तर का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है तो जिला न्यायाधीश होते हैं वो। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं? तो हमारा सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो सेवानिवृत्त होने के बाद, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि में दिए जाते हैं? तो ये होती है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं संचित निधि से। संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। वहीं भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। इससे ऊपर कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। सबसे ऊपर जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे देश में है। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू का कहते हैं, ये अधिकार हमारे दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय जी हों या भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी उम्र तक पद पर रह सकते हैं? तो 65 उम्र उनकी बाउंडेशन है एज का। 65 वर्ष तक वो हमारे न्यायाधीश बने रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। वहीं उच्च न्यायालय में जो है तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। इनको भी महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। भारत में न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। मतलब ये है, यदि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है कि पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये है भाग 5। तो भाग 5 इसका सही आंसर होगा। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो अंडमान निकोबार जो आते हैं वो कोलकाता के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्राधिकार आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे आपके लिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वो की गई थी वर्ष 1866 में। वहीं गोवा राज्य किस राज्य के अधीन आता है? तो गोवा जो लगा हुआ है वो महाराष्ट्र में लगा हुआ है। इनकी क्षेत्र वाइज जो नक्शा हमने है हमारे देश का, उसी में इनको याद रखेंगे। जो गोवा है वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो वहीं जो कोलकाता में हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप लगे हुए। आगे देख लेते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो ये था हमारा गुजरात। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो ये भारतीय संसद को है। ये अधिकार हमारे भारत की संसद को दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये सारी नियुक्ति करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी को है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ थी, श्रीमती लीला सेठ। ये पहली न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसूपुंज है? भारत का चलित न्यायालय किसका मानसूपुंज है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी का है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? तो ये हमारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक जो हैं स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो ये होता है राज्य की लोक लेखा निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे
चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये कंडीशन है 10 वर्ष। 10 वर्ष तक यदि उन्होंने वकालत की है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला देते हैं? तो वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी ये अधिकार रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह संबंध है हमारा केशवानंद भारती मुकदमा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में ये वकालत कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उच्चतम न्यायालय के होते हैं, वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विवादों का हल किसके क्षेत्र में है? तो ये उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर भी क्या होगा? उच्चतम न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। जो आवेदन किए जाते हैं तो आवेदन केवल अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। वहाँ पर अंग्रेजी भाषा ही मान्य होती है। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्णय कौन करता है? तो ये डिपेंड करती है हमारी संसद। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये होता है हमारी संचित नदी के द्वारा। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो ये एर्नाकुलम में है। सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। वहीं किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो ये थे गोलकनाथ केस। ये थे। आगे राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी चुनाव विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। वहीं उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन व किस शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति हमारी संसद को ही है। जितनी भी किसी चीज़ में चेंज करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, वो सारे अधिकार हमारी संसद को ही दिए गए हैं। अभी तक सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो केवल एक बार ऐसी घटना हुई है जिसमें इन पर अभियोग लगाया गया हो। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में हमारी जनहित याचिका लगाई जा सकती है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और वहीं पर भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। और वीडियो का अंतिम प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो यह है 124 124 के तहत। तो देखिए, ये थे वीडियो हमारा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है आज आपने तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहें। वही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।